हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे थिंकर जो यूजीसी नेट में है, ये वेस्टर्न थिंकर्स में मैंने काफ़ी सारे करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में जाएं और सारे थिंकर आपको जितने भी यूजीसी नेट में दिए गए हैं सारे मैंने करा रखे हैं। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हो या किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी देना चाहते हो, उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी कंटेंट मिलेगी। काफ़ी सारी मैंने एमसीक्यू भी करा रखी है। कुछ तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा रखे जो एग्ज़ामों में, कई एग्ज़ामों में जो आ चुके हैं या आने वाले हैं। और इस मेरी जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार जो बिहार और छत्तीसगढ़ का जो हुआ था अभी जुलाई में, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंसी से मेरे सारे वीडियो अगर आप देखोगे, अगर रेगुलर बने रहोगे मेरे चैनल पे, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। काफ़ी अच्छे कंटेंट है मेरे चैनल पे। तो ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रेंच फैनन से ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार उनकी थिंकिंग पढ़ लो और उनसे रिलेटेड बुक्स कई बार एग्जाम में आता है। क्योंकि अगर आप इनको पढ़े नहीं रहते ना, बस इसमें आपको कितना 10 से 15 मिनट की ये वीडियो बनेगी और इसमें से 2-3 चीज़ें जो होंगी जो हमेशा, अभी देखो इस जो अभी छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इनके से बुक्स पूछा गया था। तो मेरी क्लास में जो मैं कराऊंगी आज, और बता भी दूंगी कहाँ से इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलो, फ्रेंच फैनन 1925 से 1961, 25 में उनका जन्म हुआ था, 61 में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी और समाज दार्शनिक फ्रेंच फैनन मूलतः मनोरोग वैज्ञानिक थे। मनोरोग यानी साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 1956 से 65 की अल्जीरियाई क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया और बाद में अल्जीरियाई मुक्ति आंदोलन के लिए कार्य किया। अल्जीरियाई के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति का खुला समर्थन किया। फ्रेंच फैनन को अब्राहिम फ्रेंच फैनन के नाम से जाना जाता है। देखो, इनका पूरा नाम अगर कहीं पूछ दे तो ध्यान रखना, इब्राहिम फ्रेंच फैनन। ठीक है, इनका जन्म मार्टिनिक द्वीप फ्रांस में हुआ था। इन्होंने लियोन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। 36 वर्ष की उम्र में मैरीलैंड अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई। 36 एज में इनकी अमेरिका में इनकी मृत्यु हो जाती है। उपनिवेशवाद, विदेशी शासन, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और जातीय पूर्वाग्रह का विरोध किया। इनका अंतिम लक्ष्य था संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। क्या था? संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। फ्रेंच फैनन कार्ल मार्क्स, GWF हीगल, जॉन लॉक, पॉल सार्त्रे और सिगमंड फ्राइड, मैक्स वेबर, कार्ल गुस्ताव जंग से प्रभावित थे। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा तो इस टाइप का क्वेश्चन इनसे नहीं बनता है, बट ये देखने से ये पता चलेगा कि उनकी थिंकिंग क्या थी, किस किस का उन पे प्रभाव पड़ा था। मैक्स वेबर का प्रभाव पड़ा था, फिर कार्ल मार्क्स का प्रभाव था, हीगल का प्रभाव पड़ा था, जॉन पॉल सार्त्रे का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब इनकी बुक है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी बुक को आप प्लीज़ लिख दो। ये वाला बुक और ये वाला बुक तो कई बार एग्जामों में आ चुका है। बाकी भी जो बुक है वो आप प्लीज़ लिख लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि इनकी ये ब्लैक स्किन वाइट मास्क कई बार यूजीसी नेट में भी पूछ चुका है, और ये वाला भी द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ये भी इनकी बुक पूछ चुका है। तो एक बार मैं सारे बुक्स बता देती हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जहाँ भी आप थिंकर्स को नोट करते हो उसमें आप नोट डाउन कर लो। ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स इन 1952, डाइनिंग्स कॉलोनिज्म 1959, द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस टुवार्ड्स अफ्रीकन रेवोल्यूशन, एलिनेशन एंड फ्रीडम एक्सेट में। ठीक है, तो सबसे बाद में ये वाला बुक है इनका, टुवार्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन। उपनिवेशवाद का स्वरूप।
फैनन ने उपनिवेशवाद के संबंध में विचार अनुभव पर आधारित है। फैनन के अनुसार उपनिवेशवाद उत्पीड़न का विस्तृत ढांचा है जो जाति एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का मुखौटा लगाकर पूंजीवाद के आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करता है। श्वेत जातियां विदेशी भूमि एवं संसाधन का भरपूर शोषण करती है। अपनी पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952 में फैनन ने कहा है कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत श्वेत एवं अश्वेत जातियां निरंतर तनाव में रहती हैं। श्वेत व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण सभ्य, सांस्कृतिक, कानूनी, शिक्षा, कला, कौशल के प्रवर्तक बनाकर अश्वेत लोगों पर हीनता का कलंक लगा देते हैं। इसके लिए श्वेत जाति के भार का सिद्धांत व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी भी दिया है। अब ये पूछेगा कि ये थ्योरी किसने दिया, ये थ्योरी का नाम दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। इसके विरोध में अश्वेत जातियों एवं अश्वेत जातियों के गौरव का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार अश्वेत जातियों की सांस्कृतिक परंपरा महान है और गौरव का विषय है। फैनन के अनुसार श्वेत जाति के भार का सिद्धांत सिर्फ कल्पना है, वैसे ही अश्वेत जाति के गौरव का सिद्धांत भी निराधार है। अश्वेत जाति एक ही अधिकार है कि वह श्वेत जाति से मानवीय व्यवहार की मांग करे। उसका एक ही कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतंत्रता का त्याग कभी न करे। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन द रेस्ट ऑफ द अर्थ के अंतर्गत फैनन ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया। फैनन के अनुसार मुक्ति आंदोलन का स्रोत न तो शहरी मध्यम वर्ग है, न ही अफ्रीकी संस्कृति की ओर लौट चलने की प्रेरणा। अफ्रीकी एकता के लिए एक दलीय अधिनायक तंत्र उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आकांक्षाओं की प्रधानता रहती है। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए क्रांति आवश्यक है। इसके लिए देहाती किसानों में विद्यमान क्रांति क्षमता को पहचानना चाहिए और देहाती किसान समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्रांति के लिए संपूर्ण अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का संचित प्रभाव मानवीय विकास में सहायक होगा। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रस्तुत करेंगे जिसमें विभिन्न व्यक्ति अपने आप को ढूंढने में एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे, तभी विश्व स्तर पर मनुष्यों में अलगाव की स्थिति का अंत हो सकेगा। तीसरे विश्व के लिए मार्क्सवाद। तो फैनन ने कहा कि फ्रांसीसी साम्यवाद उपनिवेशों में विद्यमान शोषण को समाप्त करने के समर्थक नहीं है। लेनिन द्वारा प्रतिपादित क्रांति की रणनीति तीसरी दुनिया में सफल नहीं होगी। लेनिन का तर्क था कि पहले राष्ट्रवादी क्रांति होगी, दूसरे चरण में समाजवादी क्रांति होगी। क्या बोले थे? लेनिन का तर्क था कि पहले राष्ट्रवादी क्रांति होगी, फिर दूसरे चरण में समाजवादी क्रांति होगी। फैनन के अनुसार तीसरी दुनिया में लुच्चा सर्वहारा के द्वारा क्रांति होगी, जो सभी वर्गों का मिला जुला रूप होगा। फैनन ने लुच्चा सर्वहारा को मार्क्स की भांति नहीं माना। मार्क्स ने लुच्चा सर्वहारा में जेवकतरों, भगोड़ों, सैनिक, कवारी और भिखारियों को शामिल किया था। फैनन के अनुसार किसानों, शहरी, गरीबों एवं लुच्चा सर्वहारा के मध्य गठबंधन हुआ क्रांति होगी। अतः फैनन की क्रांति की रणनीति माओ के समान है। अब ये पूछेगा कि इनके किससे ज्यादा नजदीक है, तो माओ के नजदीक है इनकी, परंतु परंपरागत मार्क्सवाद के विरुद्ध है। मतलब जो परंपरागत उसके विरुद्ध है। और किसके नजदीक है ये? इनके क्या बोलते हैं इनको, इनका है आपका किसके विरुद्ध है ऐसे क्रांति का? फैनन का क्रांति माओ के समान है। अगला फैनन का प्रभाव। फ्रेंच फैनन अस्तित्ववादी विचारक पॉल सात्रे से प्रभावित था, जिससे फैनन की प्रसिद्ध रचना द रेस्ट ऑफ द अर्थ का आमुख लिखा था। फैनन अफ्रीकी राष्ट्रवादी नेता पैट्रिक लुम्बा से भी प्रभावित था, जिसने प्रजातिवाद, रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष किया था। आगे है मार्क्सवाद के साथ प्रजातिवाद का सम्मिश्रण। फैनन के अनुसार
परंपरागत मार्क्सवाद विचारधारा में रंग भेद नीति का विरोध नहीं है, इसमें केवल सर्वहारा वर्ग एवं बुर्जुआ वर्ग का विचार है, इसलिए ये तीसरे विश्व के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरे विश्व में साम्राज्यवाद के साथ रंगभेद नीति का शोषण भी विद्यमान है। उसने अपनी रचना जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है में कहा था, ये कब लिखा गया था, 9 ब्लैक स्किन 52, देखो ये गलत दिया हुआ है, में कहा था श्वेत प्रजाति के द्वारा अश्वेत संस्कृति प्रभुत्व स्थापित किया है। आधुनिक यूरोपीय संस्कृति से एशिया अफ्रीकी की भलाई नहीं हो सकती। निग्रो प्रजाति के साथ भेदभाव को प्रदर्शित करने के लिए निग्रिट्यूड शब्द का प्रयोग किया। हिंसा क्रांति का समर्थन। फैनन के अनुसार पश्चिमी बुर्जुआ उत्पादक भी है एवं परजीवी भी है, जबकि तीसरी दुनिया में बुर्जुआ केवल परजीवी है, उत्पादक नहीं है। जॉर्ज सोरेल की भांति उसने हिंसा का समर्थन किया। फैनन की आवाज तीसरी विश्व की आवाज है, जिसमें मार्क्सवाद को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बाध्य किया, जिसके आर्थिक तत्वों के साथ प्रजातीय भेदभाव एवं सांस्कृतिक आधिपत्य को केंद्रीय महत्व दिया, अतः उससे नव मार्क्सवादी कहा जा सकता है। आलोचना। फैनन ने राष्ट्रीय आंदोलन की एकांकी व्याख्या के मध्यम वर्ग के योगदान को नकारना उचित नहीं है। अफ्रीकी नजरिए से ही राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या की, व्यापक नजरिया नहीं अपनाया। निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं, तो निष्कर्ष में फैनन की उपयुक्त आलोचना तार्किक नहीं है, उनका चिंतन देश काल की सीमाओं से परे। उन्होंने उपनिवेशवाद के विरोध एक नया सिद्धांत दिया। उनका लक्ष्य हमेशा संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता था। तो फ्रेंच फैनन मेरा हमारा फिनिश होता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, बस मैं ये बता दूं, इनकी बुक से मेनली क्वेश्चन पूछता है। इनकी बुक्स को आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करी है, तो आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।